29 मार्च 1857, बैरकपुर कंटोनमेंट। दोपहर का समय। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का एक साधारण सिपाही अचानक परेड ग्राउंड पर पहुंचा। उसके हाथ में बंदूक थी और चेहरे पर गुस्सा। कुछ ही मिनटों में वह अपने ही ब्रिटिश अधिकारियों पर गोली चलाने वाला था। उस सिपाही का नाम था मंगल पांडे। आज भारत में उन्हें 1857 की क्रांति का पहला नायक माना जाता है। उनके नाम पर डाक टिकट हैं, फिल्में बनी हैं, स्मारक बनाए गए हैं। लेकिन क्या इतिहास वाकई इतना सीधा है? क्या मंगल पांडे ने सचमुच आज़ादी की लड़ाई शुरू की थी, या फिर उनकी कहानी समय के साथ बदलती चली गई? क्योंकि इस कहानी का सच उतना सीधा नहीं है जितना अक्सर बताया जाता है, और जो आगे हुआ उसने ब्रिटिश एम्पायर को पहली बार डरा दिया। मंगल पांडे के बारे में एक दिलचस्प सच्चाई यह है कि उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में हमारे पास बहुत कम डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन है। इतिहासकार कई बातों पर सहमत नहीं हैं, लेकिन कुछ तथ्य लगभग निश्चित माने जाते हैं। मंगल पांडे का जन्म सन 1827 में हुआ था। अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि उनका जन्म वर्तमान उत्तर प्रदेश के बलिया क्षेत्र में हुआ था। हालांकि कुछ विवरणों में अलग स्थान का भी उल्लेख मिलता है। वे एक ब्राह्मण परिवार से थे और धर्म तथा परंपराओं के प्रति गहरी आस्था रखते थे। करीब 22 वर्ष की आयु में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल आर्मी में भर्ती ली। उनकी रेजिमेंट थी 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की असली ताकत उसके ब्रिटिश अधिकारी नहीं, बल्कि उसके भारतीय सिपाही थे। ब्रिटिश सैनिकों की तुलना में उनकी संख्या कहीं अधिक थी, लेकिन कंपनी उनकी नहीं। ऊपर के लगभग सभी महत्वपूर्ण पद ब्रिटिश अधिकारियों के हाथों में थे। भारतीय सैनिकों के लिए ऊंचे पदों तक पहुंचना लगभग असंभव था, और धीरे धीरे सेना के भीतर असंतोष बढ़ने लगा। कम वेतन, सीमित प्रमोशन के अवसर, ब्रिटिश अधिकारियों का भेदभावपूर्ण व्यवहार। लेकिन यह असंतोष सिर्फ तनख्वाह का नहीं था, यह सम्मान का था, यह पहचान का था, यह उस भावना का था कि जिन लोगों के दम पर कंपनी का साम्राज्य खड़ा है, उन्हीं लोगों को बराबरी का दर्जा नहीं दिया जा रहा। 1857 की शुरुआत तक बैरकपुर की छावनी बाहर से बिल्कुल शांत दिखाई देती, लेकिन भीतर गुस्सा जमा हो रहा था। धीरे धीरे, साल दर साल, और फिर एक नई राइफल आई जिसने इस सुलगती हुई आग में घी डालने का काम किया। 1857 की शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सेना में एक नई राइफल लागू करने का फैसला किया। इसका नाम था इनफील्ड राइफल। अपने समय की यह सबसे आधुनिक हथियारों में से एक थी। पुरानी मस्कट्स की तुलना में ज़्यादा एक्यूरेट, ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा लंबी रेंज। लेकिन इस राइफल के साथ एक ऐसी समस्या आई जिसने पूरे बंगाल आर्मी को हिला दिया। इस राइफल के कार्ट्रिज को इस्तेमाल करने से पहले उसे खोलना पड़ता था, और सैनिकों के बीच यह खबर फैलने लगी कि इन कार्ट्रिजेस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। हिंदू सैनिकों के लिए गाय पवित्र थी और मुस्लिम सैनिकों के लिए सूअर हराम था। यानी यह विवाद दोनों समुदायों की धार्मिक भावनाओं को छू रहा था। अब सवाल उठता है, क्या यह अफवाह सच थी? इस मुद्दे पर इतिहासकार आज भी पूरी तरह एकमत नहीं है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि शुरुआती कार्ट्रिजेस में पशु चर्बी यानी एनिमल फैट का उपयोग हुआ था, जबकि अन्य इतिहासकार मानते हैं कि बाद में ब्रिटिश अधिकारियों ने ऑल्टरनेटिव तरीका लगाने की कोशिश की। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात कार्ट्रिज नहीं थी।
सबसे इम्पोर्टेंट बात थी विश्वास। सैनिकों को लगने लगा था कि ब्रिटिश सरकार उनकी परंपराओं, उनके धर्म और उनकी पहचान का सम्मान नहीं करती। कई लोगों को यह भी डर था कि धीरे धीरे उन्हें अपनी धार्मिक मान्यताओं से दूर किया जा रहा है। सच चाहे जो भी रहा हो, बैरकपुर की छावनी में अविश्वास फैल चुका था, और जब किसी सेना का अपने ही अधिकारियों पर भरोसा टूटने लगे तो विद्रोह सिर्फ समय की बात रह जाता है। 1857 की शुरुआत तक बैरकपुर कंटोनमेंट कलकत्ता के पास स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे इम्पोर्टेंट मिलिट्री छावनियों में से एक थी। यहीं तैनात थी 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, वही रेजिमेंट जिसमें मंगल पांडे सेवा कर रहे थे। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता था। परेड हो रही थी, गार्ड ड्यूटी चल रही थी, अधिकारी अपने आदेश दे रहे थे, लेकिन सतह के नीचे कुछ बदल रहा था। कार्ट्रिज कंट्रोवर्सी की चर्चा हर तरफ थी। बैरक्स में, मेस हॉल्स में, परेड ग्राउंड के किनारों पर सिपाही धीरे धीरे एक ही सवाल पूछने लगे थे, क्या कंपनी पर अब भी भरोसा किया जा सकता है? अफवाहें फैल रही थीं, शंकाएं बढ़ रही थीं, और ब्रिटिश अधिकारियों को अंदाजा भी नहीं था कि उनकी अपनी सेना के भीतर कितना असंतोष जमा हो चुका है। फिर 29 मार्च 1857 की दोपहर आई और बैरकपुर की वही छावनी कुछ ही घंटों में इतिहास का हिस्सा बनने वाली थी। 29 मार्च 1857। कई हफ्तों से बैरकपुर की छावनी में तनाव बढ़ रहा था। कार्ट्रिज कंट्रोवर्सी ने सैनिकों और ब्रिटिश अधिकारियों के बीच अविश्वास की खाई और गहरी कर दी थी, और अब वह तनाव खुलकर सामने आने वाला था। मंगल पांडे ने अपने साथी सिपाहियों से अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े होने की अपील की, लेकिन कोई आगे नहीं आया। कुछ ही देर में खबर ब्रिटिश ऑफिसर्स तक पहुंच गई। सबसे पहले लेफ्टिनेंट बॉग घोड़े पर सवार होकर घटनास्थल की ओर बढ़े। उन्हें लगा कि यह अनुशासनहीनता का मामला है, लेकिन हालात उनकी उम्मीद से कहीं आगे बढ़ चुके थे। मंगल पांडे ने बंदूक उठाई, निशाना साधा और गोली चला दी। गोली लेफ्टिनेंट बॉग को नहीं लगी, लेकिन उनके घोड़े को लगी। घोड़ा जमीन पर गिर पड़ा और बॉग नीचे आ गिरे। इसके बाद संघर्ष और भी हिंसक हो गया। मंगल पांडे ने अपनी तलवार निकाली और बॉग पर हमला कर दिया। संघर्ष में बॉग घायल हो गया। इसी दौरान सार्जेंट मेजर जेम्स ह्यूसन भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन वे भी संघर्ष में घायल हो गए। अब पूरा परेड ग्राउंड अफरा तफरी में बदल चुका था। ब्रिटिश अधिकारी घायल थे, हथियार निकल चुके थे, और हर निगाह उसी संघर्ष पर टिकी थी। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा कुछ और था। आसपास मौजूद भारतीय सैनिकों में से अधिकांश ने ना तो खुलकर मंगल पांडे का साथ दिया और ना ही तुरंत ब्रिटिश अधिकारियों की मदद की। वे बस खड़े रहे, देखते रहे, जैसे इतिहास किसी फैसले का इंतजार कर रहा हो। यह चुप्पी क्या थी? डर, सहानुभूति, या आने वाले विद्रोह की पहली झलक? इतिहास इसका निश्चित उत्तर नहीं देता, लेकिन उस दिन जब अधिकांश सैनिक खामोश खड़े थे, एक व्यक्ति ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। उस व्यक्ति का नाम था शेख पलटू। बैरकपुर की उस उथल पुथल के बीच वह एकमात्र भारतीय सैनिक था जिसने आगे बढ़कर हस्तक्षेप किया। जब अधिकांश सिपाही दूर खड़े तमाशा देख रहे थे, शेख पलटू ने मंगल पांडे को रोकने की कोशिश की। उसने घायल ब्रिटिश अधिकारियों की सहायता की और हालात को नियंत्रण में लाने की कोशिश की।
बाद में ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में उसके इस व्यवहार की प्रशंसा भी की गई। लेकिन शायद इस कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा शेख पलटू नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाकी सैनिकों ने क्या किया, या यूं कहें क्या नहीं किया। उन्होंने न मंगल पांडे का खुलकर साथ दिया, न ब्रिटिश अधिकारियों का। वे बस खामोश रहे। बैरकपुर में दिखाई दे रही यही खामोशी ब्रिटिश अधिकारियों के लिए किसी भी खुले विद्रोह से कम खतरनाक नहीं थी। और अब स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बैरकपुर के वरिष्ठ अधिकारी खुद मैदान में उतरने वाले थे। बैरकपुर की स्थिति अब नियंत्रण से बाहर जा रही थी। 2 ब्रिटिश अधिकारी घायल हो चुके थे। सैनिक खामोश खड़े थे और किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि अगला कदम क्या होगा। तभी खबर पहुंची बैरकपुर के वरिष्ठ अधिकारी जनरल जॉन हेयरसे तक। हेयरसे तुरंत घटनास्थल की ओर बढ़े। उनके साथ आर्म्ड सैनिकों का एक दल था। अब यह सिर्फ अनुशासन का मामला नहीं रह गया था, यह कंपनी की अथॉरिटी की परीक्षा बन चुका था। परेड ग्राउंड पर पहुंचते ही हेयरसे ने स्थिति का आकलन किया। चारों तरफ तनाव था और बीच में खड़े थे मंगल पांडे, घायल लेकिन अब भी हथियारबंद। धीरे धीरे घेरा छोटा होने लगा। भागने का रास्ता लगभग बंद हो चुका था और तभी मंगल पांडे ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इस घटना को इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। उन्होंने अपनी मस्केट उठाई, उसका मुंह अपनी छाती की ओर किया और पैर से ट्रिगर दबा दिया। गोली चली। मंगल पांडे जमीन पर गिरे। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वे जीवित थे। घायल अवस्था में उन्हें पकड़ा गया। यह था इतिहास का सबसे ड्रामेटिक अरेस्ट। बैरकपुर का टकराव समाप्त हो चुका था, लेकिन उसकी गूंज अभी शुरू हुई थी। गिरफ्तारी के बाद कंपनी ने तेजी से कार्रवाई शुरू की। मंगल पांडे पर कोर्ट मार्शल चलाया गया। कोर्ट में गवाहियां हुई। ब्रिटिश अधिकारियों ने अपने स्टेटमेंट्स दिए और शेख पलटू की गवाही भी दर्ज हुई। वही सिपाही जिसने अकेले मंगल पांडे को रोकने की कोशिश की। वर्डिक्ट आने में देर नहीं लगी। मंगल पांडे दोषी, सजा मौत। लेकिन अकेले नहीं, जमींदार ईश्वरी प्रसाद को भी मौत की सजा सुनाई गई। आरोप क्या था कि उन्होंने उस दिन सिपाहियों को चुप खड़े रहने दिया, कि उन्होंने कंपनी अधिकारियों की रक्षा नहीं की। ब्रिटिश अधिकारियों के अनुसार उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। 3 सिख गार्ड्स की टेस्टिमनी पर उन्हें दोषी ठहराया गया। कोर्ट मार्शल के बाद उन्हें भी मौत की सजा सुनाई गई। कंपनी एक नहीं 2 उदाहरण पेश करना चाहती थी। कंपनी के लिए यह मामला सिर्फ एक सिपाही का नहीं था, यह एक मैसेज था पूरी बंगाल आर्मी को, पूरे हिंदुस्तान को, कि अगर तुमने विद्रोह किया तो यही होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ब्रिटिश ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में एक और डिटेल दर्ज, और यह डिटेल बेहद कंट्रोवर्शियल भी है। ब्रिटिश अधिकारियों के दस्तावेजों में लिखा है कि उस दिन मंगल पांडे भांग के नशे में थे। अब यह सुनकर बहुत लोग कहेंगे यह ब्रिटिश प्रोपेगेंडा, एक क्रांतिकारी को नशेड़ी साबित करने की साजिश। और यह आर्गुमेंट गलत भी नहीं है। ब्रिटिश रिकॉर्ड्स अक्सर अपने दुश्मनों को कमजोर, पागल या अनरिलायबल दिखा देते हैं। यह कॉलोनियल डॉक्यूमेंटेशन का एक पैटर्न था, लेकिन इतिहासकार इस क्लेम को कंप्लीटली डिसमिस भी नहीं करते। तो सच क्या है? क्या मंगल पांडे एक कॉन्शियस कैलकुलेटेड रिवॉल्यूशनरी थे, या उस दिन उनका व्यवहार किसी और वजह से था? यह डिबेट आज भी जारी है। ऑनेस्ट हिस्ट्री यही कहती है, हमें निश्चित रूप से नहीं पता। दोनों पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं और एक निष्पक्ष इतिहासकार दोनों को एक्नॉलेज करता है। लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि बैरकपुर की घटना अब सिर्फ एक सैनिक की कहानी नहीं रह गई थी। ब्रिटिश प्रशासन के लिए एक चेतावनी बन चुकी थी।
और आने वाले दिनों में इस घटना का परिणाम और दूर तक जाने वाले थे। कोर्ट मार्शल के बाद मंगल पांडे की फांसी की तारीख तय की गई, 18 अप्रैल 1857। लेकिन कंपनी कोई जोखिम नहीं लेना चाहती थी, इसलिए फांसी की तारीख बदलकर 8 अप्रैल 1857 कर दी गई, यानी 10 दिन पहले। इतिहासकार मानते हैं कि प्रशासन बढ़ते असंतोष के बीच कोई चूक नहीं करना चाहता था। 8 अप्रैल की सुबह मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, लेकिन कार्रवाई नहीं रुकी। कुछ ही दिन बाद 21 अप्रैल 1857 को जमादार ईश्वरी प्रसाद को भी फांसी पर चढ़ा दिया गया। उन पर आरोप था कि उन्होंने 29 मार्च की घटना के दौरान कंपनी अधिकारियों की सहायता नहीं की और अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। कंपनी को लगा कड़ी और तेज सजा से डर फैलेगा, विद्रोह रुक जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। इन फांसियों ने सैनिकों के बीच पहले से मौजूद असंतोष को और गहरा कर दिया। 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को बाद में डिसबैंड कर दिया गया, सिपाहियों को घर भेज दिया गया। कंपनी को लगा मामला खत्म हो चुका है, लेकिन वे सिपाही अपने साथ सिर्फ यादें नहीं ले गए, वे बैरकपुर की कहानी भी लेकर गए। और आने वाले हफ्तों में वही कहानी पूरे उत्तर भारत में फैलने वाली थी। यहीं से इतिहास का सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है, क्या मंगल पांडे ने यह सब अकेले किया था या फिर उनके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र था? उस समय कंपनी की इंटेलिजेंस को डर था कि बंगाल आर्मी के भीतर व्यापक विद्रोह की तैयारी हो रही है। कैंटोनमेंट से कैंटोनमेंट तक रोटियां भेजी जा रही थी, कमल के फूल पास हो रहे थे। क्या इन सिंबॉलिक मैसेजेस का कोई मतलब था? क्या यह एक कोडेड सिग्नल था? क्या कोई बड़ी प्लानिंग चल रही थी? कोई नहीं जानता। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मंगल पांडे एक प्लान्ड रिवोल्ट का हिस्सा थे। कुछ मानते हैं कि 29 मार्च की घटना स्पॉन्टेनियस थी, एक आदमी का गुस्से में एक क्षण में लिया गया फैसला। लेकिन एक बात तय है, उस दिन जो हुआ वो सिर्फ एक सिपाही की व्यक्तिगत घटना नहीं, वो पूरी बंगाल आर्मी के भीतर सालों से सुलगते हुए गुस्से की पहली पब्लिक एक्सप्रेशन थी। इसी वजह से कंपनी इतनी घबरा गई थी, वरना एक सिपाही की बगावत इतनी बड़ी नहीं होती अगर उसके पीछे पूरी सेना का असंतोष न हो। यह भी याद रखना चाहिए कि 29 मार्च और 10 मई के बीच कोई सीधा डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं है जो साबित करे कि मेरठ का विद्रोह मंगल पांडे के आदेश पर था या किसी केंद्रीय नेतृत्व के तहत हुआ था। 8 अप्रैल 1857 मंगल पांडे को फांसी दी गई और फिर ठीक 32 दिन बाद 10 मई 1857 मेरठ, वहां 85 सिपाहियों को बेड़ियां पहनी गई। उनका दोष इनफील्ड राइफल के कार्ट्रिजेस रिफ्यूज करना, लेकिन उनके साथियों ने यह नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ यह देखा कि उनके भाई जंजीरों में हैं। बैरकपुर की घटना और फांसियों की खबरें सेना में फैल चुकी थी। उस रात मेरठ की छावनी जल उठी। अब यह सिर्फ बैरकपुर की घटना नहीं रही थी, और वो आग सिर्फ मेरठ में नहीं रही, अब आग फैल चुकी थी और पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में लेने वाली थी। इसी वजह से मंगल पांडे की फांसी को 1857 का स्टार्टिंग पॉइंट कहा जाता है। उनकी फांसी विद्रोह की प्रतीकात्मक घटनाओं में से एक बन गई। तो अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, मंगल पांडे नायक थे या नहीं? आज भारत उन्हें 1857 के प्रथम शहीदों में से एक मानता है। इसमें कोई बुराई नहीं। इतिहास के उपलब्ध साक्ष्य एक बात साफ करते हैं, 29 मार्च 1857 को जो हुआ वह केवल मंगल पांडे की व्यक्तिगत कहानी नहीं थी। यह बंगाल आर्मी के भीतर सालों से सुलगते हुए असंतोष की पहली विजिबल आवाज थी।
कार्ट्रिज कंट्रोवर्सी सिर्फ एक ट्रिगर था। असली कारण थे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, अवध एनेक्सेशन, इकोनॉमिक्स एक्सप्लॉयटेशन और धार्मिक भय। 1857 का संतोष केवल सैनिकों तक सीमित नहीं था। किसानों, अपदस्थ शासकों, जमींदारों और स्थानीय अभिजात वर्ग के बीच भी कंपनी शासन के प्रति नाराजगी बढ़ रही थी। यह गुस्सा रातों रात पैदा नहीं हुआ था, यह सालों के दमन, सालों के शोषण और धार्मिक डर का नतीजा था, जो उस दिन बैरकपुर में मंगल पांडे के जरिए बाहर निकल आया। मंगल पांडे उस गुस्से की पहली विजुअल एक्सप्रेशन थी। क्या वो एक प्लान्ड रेवोल्यूशनरी थे? शायद नहीं। क्या वो भांग के नशे में थे, जैसा ब्रिटिश रिकॉर्ड्स कहते हैं? शायद। लेकिन शायद यह उनकी इमेज को डैमेज करने की कोशिश भी थी। हम निश्चित नहीं जान सकते। क्या वो एक स्पॉन्टेनियस गुस्से में एक्शन लेने वाले सिपाही थे? शायद हाँ। लेकिन क्या उनकी फांसी ने विद्रोह की स्मृति और प्रतीकात्मक शक्ति को बढ़ाया? इसमें कोई शक नहीं। ब्रिटिश ने सोचा एक को फांसी देने से बाकी डर जाएंगे, लेकिन वो समझ नहीं सके कि जब किसी आइडिया को फांसी दी जाती है तो वो आइडिया और बड़ा हो जाता है। मंगल पांडे की मौत के बाद पूरे हिंदुस्तान में एक सवाल गूंज रहा था, अब क्या? और उस सवाल का जवाब आया 32 दिन बाद मेरठ में। तो अगली बार जब कोई कहे मंगल पांडे तो बस एक नशे में धुत सिपाही थे, तो उन्हें याद दिलाना कि इतिहास में किसी व्यक्ति का महत्व केवल उसके कार्यों से नहीं, बल्कि उसके प्रभाव से भी तय होता है। 8 अप्रैल को जब उन्हें फांसी दी गई, कंपनी ने समझा कि उसने एक सैनिक को दंडित कर दिया है। लेकिन आने वाली हफ्तों में घटनाएं जिस दिशा में बढ़ी, उन्होंने पूरे उत्तर भारत को विद्रोह की आग में झोंक दिया। अगले एपिसोड में मेरठ 10 मई 1857। 85 सिपाहियों को जब बेड़ियां पहनाई गईं तो पूरी छावनी जल उठी, और वो आग सिर्फ मेरठ में नहीं रही, वो दिल्ली तक पहुंची। और जो हुआ दिल्ली में, वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गैम्बल था। कमेंट में बताओ, मंगल पांडे आपके लिए नायक हैं या मिथ? लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं हूँ वॉर एंड पॉलिटिक्स, और ये था आज का चुनिंदा इतिहास।